वेरी वेलकम इन आवर ऑनलाइन क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं दोबारा से डिस्कशन करना चाहता हूँ डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम, क्योंकि ये हमारे टॉपिक से जुड़ी हुई है। अब सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम, एक ये जो रेड लाइन है ये है हमारा बाउंड्री, जो इंटरनल पार्ट होता है इसको हम कहते हैं लैंड मास, और ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, ये हम कह सकते हैं वाटर। इस तरह से ये जो पूरा एरिया बना इसी को हम कहते हैं, इस एरिया को हम कह सकते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। कोई भी रेजिडेंट वो पर्सन है जो इस देश के अंदर रहता है, जिसने जो दो बेसिक कंडीशन पूरी करता है, मोर देन 1 ईयर वो यहाँ पर रहा है, और उसका जो लिविंगहुड है यानी उसका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जो है इस देश से है, वो इस देश की घरेलू सीमा में यानी इसकी बाउंड्री में जो कमाता है उसको हम क्या कह देते हैं? डोमेस्टिक इनकम। वो को क्या क्या कमा सकता है? वो रेंट कमा सकता है, लेबर से वेजेस ले सकता है और वो इंटरेस्ट ले सकता है, या फिर वो प्रॉफिट कमा सकता है। ये सारी चीज़ें अगर कोई रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट अगर किसी देश की टेरिटरी में करे तो उसे हम कह देते हैं डोमेस्टिक इनकम। दूसरी तरफ नेशनल इनकम, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, एक देश की नेशनल इनकम क्या है? एक देश की नेशनल इनकम की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम रेजिडेंट की बात करेंगे सिर्फ। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। हाँ जी, तो जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो एक देश का रेजिडेंट वो देश के अंदर या देश से बाहर कहाँ पर? वो हो सकता है चाइना वर्क करता हो, वो कहीं पर थाईलैंड, मलेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान कहीं पर भी काम करता हो, वो एक देश का नागरिक है, देश का रेजिडेंट है, वो कहीं पर भी काम कर रहा है यानी पूरी दुनिया में काम कर रहा है। जो रेजिडेंट है उससे जो इनकम आ रही है पूरी दुनिया से, उसी को हम क्या कहेंगे? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के केस में कोई भी हमें रेंट रिसीव हो रहा है, वेजेस रिसीव हो रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, किससे? रेजिडेंट से। और कहां पर? क्या इस टेरिटरी में होना जरूरी नहीं, नो, यानी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो सकता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? नेशनल इनकम कहेंगे। तो अब नेशनल इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम में कैसे कन्वर्ट करें? तो यहाँ पर हमारे पास नेशनल इनकम की जब हम बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम में क्या क्या है? एक रेजिडेंट द्वारा कहां पर? फैक्ट्री इनकम इन कंट्री और प्लस फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड, दोनों शामिल है। जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम बाय रेजिडेंट इन कंट्री प्लस फैक्टर इनकम
बाय नॉन रेजिडेंट इन कंट्री, दोनों ही हम ले रहे हैं। यहाँ पर फैक्ट्री इनकम बाय रेजिडेंट था, इन कंट्री बाय रेजिडेंट, और यहाँ पर भी बाय रेजिडेंट था। तो अब अगर आपको नेशनल इनकम में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट की इनकम शामिल रहेगी, रेजिडेंट की इनकम शामिल रहेगी, और डोमेस्टिक इनकम में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों की इनकम शामिल रहेगी। कहने का मतलब ये है, अगर आप फैक्ट्री इनकम को नॉन फैक्ट्री इनकम में, सॉरी डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर नॉन, इसको लेस कर दो, इसको यहाँ से हटा दो और इसको आप ऐड कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हम क्या करें, हम डोमेस्टिक इनकम है, यानी हमारे पास डोमेस्टिक इनकम जो है उसमें दो चीजें पहले से शामिल है। पहला फैक्टर इनकम बाय रेजिडेंट इन कंट्री, और दूसरी चीज शामिल है फैक्टर इनकम बाय नॉन रेजिडेंट इन द कंट्री। यहाँ फैक्ट्री इनकम बाय रेजिडेंट और फैक्ट्री इनकम बाय नॉन रेजिडेंट। अब डोमेस्टिक इनकम में क्या करो, अब डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दो फैक्टर इनकम। ये पूरी हमारी जो इनकम कहलाएगी ऑलरेडी डोमेस्टिक इनकम है, ये पूरी इनकम जो है ये डोमेस्टिक इनकम है। आप इसमें ऐड कर दो फैक्टर इनकम बाय रेजिडेंट फ्रॉम अब्रोड, जो आपने अब्रोड से फैक्ट्री इनकम कमाई है, हमारे रेजिडेंट ने विदेशों से कमाई, उसको ऐड कर दो और इस पार्ट को लेस कर दो। तो हम लेस कर देते हैं फैक्टर इनकम बाय नॉन रेजिडेंट इन कंट्री। अब इन दोनों को हम कंबाइंडली बोलते हैं नेट फैक्ट्री इनकम, यानी कहने का मतलब हमारे देश से, मैं इसको रब कर देते हैं, हमारे देश से जो विदेशों में, मान लीजिए चाइना की बात कर रहे हैं, हमारे देश से जो लोग गए बाहर, ये हमारे रेजिडेंट थे, इन्होंने जो कमाया इसको हमने कहा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और हमारे देश से लोगों ने कमाया, जो हमारे पास कहेंगे फैक्टर, ये बाय रेजिडेंट है, ये फैक्टर इनकम बाय नॉन रेजिडेंट इन कंट्री रहा। तो आप क्या करो, नेट निकालने के लिए हमने, यानी विदेशों से, हमारे देश के लोगों ने विदेशों से कमाया और विदेशी लोगों ने हमारे देश में कमाया, तो हमने नेट कितना कमाया, यानी हमारे देश, मान लीजिए हमने विदेशों से 1000 रुपये कमाया और विदेशी लोगों ने हमसे 700 रुपये कमाए, तो हमने एक्चुअल में नेट कितना कमाया, 300 रुपये कमाया। तो 300 रुपये क्या हुआ, नेट फैक्ट्री इनकम हुआ फ्रॉम अब्रोड। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसी तरह फैक्ट्री इनकम बाय रेजिडेंट फ्रॉम अब्रोड, मान लीजिए 1000 था, और नेट फैक्टर फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इन कंट्री मान लीजिए 300 था, तो ये 700 था। तो ये जो 300 हुआ, ये क्या हुआ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। कहने का मतलब अब डोमेस्टिक इनकम में, अब हमारे पास जो डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम में आप क्या कीजिए, डोमेस्टिक इनकम में, कहने का मतलब आपको ये दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। डोमेस्टिक इनकम में ऑलरेडी शामिल है रेजिडेंट ने कमाई और नॉन रेजिडेंट ने कमाई। तो आप क्या करें, डोमेस्टिक इनकम में आप जब ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो आपके पास क्या बन जाएगी, नेशनल
इनकम बन जाएगी। आई होप आपको समझ आएगा इस तरह से। और दूसरी तरफ ये एक इक्वेशन बन चुकी है। इसी इक्वेशन में अगर आप नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम बनाना चाहते हो तो आप लेस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ आई होगी। काफी बार आगे थोड़ा सा और करते हैं। डोमेस्टिक इनकम को डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं? हाँ जी, ये दोनों चीजें हैं आइडेंटिकल ही है, सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि एक देश के अंदर, जैसे ये हमारा देश है, एक देश के अंदर जो लोग पैसा कमाएंगे, जो हमने कमाया है, जो भी कमाया है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास नॉर्मली देखा जाए 4 फैक्टर हैं। कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन चारों फैक्टर का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं और इस प्रोडक्शन के बदले में हम इसको फैक्टर कॉस्ट देते हैं। इस प्रोडक्शन से, यानी कहने का मतलब जो इस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो ही वैल्यू इन लेबर फैक्टर की होगी। तो हमारे पास हम कह सकते हैं जो डोमेस्टिक इनकम, जितने हमारे फैक्टर सारे कमाएंगे उतने ही प्रोडक्ट होंगे। तो डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक दूसरे के बराबर लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप डोमेस्टिक इनकम कहें प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कहें तो भी नेशनल इनकम के बराबर होगा, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहें प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड करें तो नेशनल प्रोडक्ट जो है, ये नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट दोनों बराबर एक ही कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास ग्रोस एंड नेट डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक इनकम है इसको हम 2 कंटेंट में देखी जाती है। पहला है डोमेस्टिक इनकम जो है दो तरीके से देखी जाती है। पहला है हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह दीजिए, मैंने इनकम और प्रोडक्ट दोनों बताई अभी, या फिर हमारे पास ग्रोस, दूसरा रहेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये ग्रोस और नेट का मतलब क्या है? देखिए, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे पास जैसे 4 फैक्टर थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इस कैपिटल के रूप में हम जो फिक्स एसेट खरीदते हैं और फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन लगता है, जिससे फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती है और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो भी कम होती है। अगर इसकी वैल्यू और प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होती है तो एक बड़ा खर्चा है, हमें इसको देखना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। तो इसलिए जब हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, सकल कहते हैं इसे हिंदी में, तो उस टाइम में हम इस डेप्रिसिएशन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करते। और जब हम नेट की बात कर रहे हैं तो हमने डेप्रिसिएशन को कंसीडर किया। तो ग्रोस को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 बातें हो रही हैं। वो कौन सी 2 बातें हैं? देखिए, अब हमारे पास अगर हम बात करें डोमेस्टिक मार्केट की, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो हम कर रहे हैं एट मार्केट प्राइस, या मार्केट प्राइस कहें या फिर फैक्टर कॉस्ट करें, इसमें कोई अंतर नहीं है जब तक हम बात कर रहे हैं 2 सेक्टर,
इकोनॉमी की। टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या है? जहां पर प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन सेक्टर है और हाउस होल्डर सेक्टर है। जब तक ये दोनों सेक्टर हैं, यहाँ पर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में कोई अंतर नहीं है। यानी जो ये फैक्टर कॉस्ट होगी जो हाउस होल्डर को देगा फैक्टर कॉस्ट, उसी के बदले में उसी के बराबर उसमें प्रॉफिट ऐड करके, जो प्रॉफिट है वो भी एक तरह से हाउस होल्डर का ही है, उसमें ऐड करके वो मार्केट प्राइस के प्रोडक्ट को बेचेगा। बट यहाँ पर अंतर आ जाता है फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में। कब? फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में, जब यहाँ पर हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी में थर्ड कौन सा है? वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है, अब गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं पहले। जो गवर्नमेंट है वो इंपोज करती है टैक्स, क्योंकि टैक्स जो है गवर्नमेंट की इनकम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये टैक्स इंपोज करती है और दूसरी तरफ टैक्स के बाद ये सब्सिडी देती है टू दी हाउस होल्डर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, दोनों को ही ये सब्सिडी देती है। सब्सिडी क्या होती है? आर्थिक मदद, हिंदी में कहते हैं आर्थिक मदद, और टैक्स का मतलब कर। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, सरकार जो है जरूरतमंदों को सब्सिडी देती है और जिसकी जो अच्छी इनकम कमा रहा है उससे टैक्स लेती है। इस तरह से टैक्स लिया जाता है और सब्सिडी दी जाती है। मान लीजिए हम 1000 टैक्स दे रहे हैं और 200 रुपए सब्सिडी ले रहे हैं, तो हमने एक्चुअल में नेट टैक्स कितना लगा हम पर? अगर हम बात करें तो नेट टैक्स कितना लगा? जो नेट टैक्स रहेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अब इसको इनडायरेक्ट टैक्स कह सकते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो हुआ वो हमारे पास बराबर हुआ टैक्स माइनस सब्सिडी के। तो इसमें हमारे पास, जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे थे तब तो यहाँ पर इसका कोई जिक्र नहीं आएगा, बट जो थ्री सेक्टर इकोनॉमी है उसमें हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें अंतर आ जाएगा। जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सारा कुछ देने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो फैक्टर कॉस्ट पे रहेगा। जो हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को जो हम फैक्टर कॉस्ट देंगे वो सारा मिलाने के बाद अगर हम करें तो वो हमारा फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। फैक्टर कॉस्ट का मतलब हमने फैक्टर पेमेंट जितनी की उसके ऊपर लगने वाली कॉस्ट, उसको हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर वो हमारे देश की घरेलू सीमा में है, नेशनल टेरिटरी में है, तो उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऐड फैक्टर कॉस्ट बोल दिया जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, सरकार अपना टैक्स ऐड करेगी और सब्सिडी दे देगी, उसके बाद वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाएगा, क्योंकि मार्केट में वो प्रोडक्ट टैक्स लगने के बाद इंप्लीमेशन होगा, अवेलेबल होगा। तो इसको ही हम क्या कह देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कह देते हैं। तो हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाएगा। और दूसरी तरफ इसका रिवर्स, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर दें तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट में, अब ये सारे कॉन्सेप्ट जो है थोड़े थोड़े हमारे इकट्ठे होते जा रहे हैं। जैसे कि अब रिलेटेड नेशनल इनकम, जब एग्रीगेट की हम बात करेंगे तो कुछ चीजें आएंगी, जैसे एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम क्या होंगे। जैसे फर्स्ट है हमारे पास जीडीपी एट एमपी, इसको कहेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
एट मार्केट प्राइस। अब यहां पर दूसरा NDP एट MP, इसका मतलब है नेशनल नहीं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर है हमारे पास डेप्रिसिएशन का। ग्रोस में और नेट में अंतर रहेगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ग्रोस में और नेट में डिफरेंस जो रहता है वो डेप्रिसिएशन का रहता है। ग्रोस में से डेप्रिसिएशन लेस कर दे तो हमारे पास नेट हो जाएगा। दूसरी तरफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन ऐड कर दे तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाएगा। इसके अलावा अब हमारे पास अगर यहाँ पर हमें थर्ड में देखें GNP एट MP, इसको कहते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और चौथा है हमारे पास NNP एट MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो ये क्या है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और दूसरा यहाँ पर है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ग्रोस में और नेट में डिफरेंस क्या रहेगा? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से अगर हम डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP बनेगा। इसको हम जो हमारा देखा जाए GNP एट MP है, इसको हम GDP एट MP में से जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दें तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह NNP एट MP जो है उसको हम NDP एट MP से जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दें तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी में चलते हुए आगे अगर हम करें तो GDPFC ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसको कैसे, ये है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर GDP एट FC है, ये हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब यहाँ पर सरकार ने टैक्स वगैरह कुछ नहीं लगाया, तो इसका मतलब प्योर रूप से जो हमारे देश के अंदर यानी नेशनल जो टेरिटरी है उसके अंदर हमने जो एम्प्लॉइज को कंपनसेशन दिया है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज को, जो हमने रेंट पेड किया है, जो इंटरेस्ट पेड किया है, जो प्रोप्राइटर ने प्रॉफिट कमाया, और इसके साथ डेप्रिसिएशन भी, ये लगाने के बाद हमारे पास GDP एट FC बनता है। अगर हमें NDP एट FC की बात करें जो कि है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो हमारे पास NDP एट फैक्टर कॉस्ट है उसको वो क्या रहेगा? ये है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये था ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अंतर आएगा। सिर्फ हम ये चीज अगर हम ऐड कर दें, सिर्फ ये जो है हमारे पास, इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? यही बन जाएगा हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दोनों में अंतर ये हम पहले भी कर चुके हैं, पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये हमारे छोटे छोटे कंसेप्ट थे जो हमने नेशनल इनकम के लिए बात की। अब नेशनल इनकम में हमारे पास दो प्रकार से दो छोटी छोटी बातें ऑर्गेनाइज होती हैं। जो पहला है नॉमिनल एंड रियल GDP। नॉमिनल का मतलब होता है नाम आता है, रियल का मतलब एक्चुअल में। मान लीजिए जिस तरह से जो नॉर्मली जो
जीडीपी होती है वो होता है किसी की क्वांटिटी को जब हम प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं जो वैल्यू आएगी जीडीपी है। मान लीजिए क्वांटिटी जो है 1,00,000 प्रोडक्ट हमने बनाए जिसमें पर प्रोडक्ट 10 रुपए था, तो जीडीपी हमारी कितनी बनती रहती है? तो 10 लाख हमारी जीडीपी हो जाएगी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगी। अब जीडीपी को बढ़ाकर दिखाने के दो तरीके हैं। पहला, हम एक्चुअल जीडीपी तो कब बढ़ेगी? जब क्वांटिटी हम ज्यादा प्रोडक्शन करें। और आर्टिफिशियल कब बनेगी? जब हम क्वांटिटी तो उतनी ही प्रोडक्ट करें बट प्राइस बढ़ा दें। कैसे बोला? तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वांटिटी और प्राइस है, क्वांटिटी और प्राइस है, हम यहाँ क्या करते हैं? क्वांटिटी तो हमारी सेम रखते हैं बट प्राइस डबल कर देते हैं। प्राइस बढ़ा दिया है। जब प्राइस बढ़ा दिए तो हमारी जीडीपी अब 10 लाख की हो जाए, कितने की होगी? 20 लाख की होगी। तो ऐसी जीडीपी को हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। यानी हमने एक्चुअल में जो बढ़ाया है, प्राइस बढ़ाकर फिर जीडीपी बढ़ाएगी। जैसे आपने देखा होगा इन्फ्लेशन रेट में प्राइस हमेशा बढ़ता रहता है। वो एक तरह से एक देश जो है अपनी जीडीपी को और ज्यादा बढ़ा भी करना चाहता है। रियल जीडीपी में क्या होता है कि प्राइस तो सेम है बट क्वांटिटी जो है वो पहले से हम ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। 20 लाख एक्चुअल में जीडीपी करने के लिए यानी डबल करने के लिए हमें 10 लाख प्रोडक्शन, 1 लाख प्रोडक्शन और करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं हम रियल जीडीपी। अब मेरे ख्याल से आप ये बड़ी आसानी से समझ भी आ गया होगा। अब इसमें हमारे पास होता क्या है? अब जो नॉमिनल जीडीपी है उसको रियल जीडीपी में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। उसके लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी, वो रहेगी इंडेक्स। ये इंडेक्स होता क्या है? देखिए, अब इंडेक्स होता है एक तरह से इन्फ्लेशन का इंडेक्स यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मान लीजिए 2010 की अगर हम बात करें, कोई चीज 50 रुपए की थी और 2018 की बात करें वो चीज आज 200 रुपए की है। तो इसमें इसको बेस ईयर मानकर एक इंडेक्स बनाया जाएगा कि हर साल किस तरह से चीजें बढ़ रही हैं, किस तरह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब देखा जाए तो जो जिस चीज का कीमत आज 200 रुपए है उसका इंडेक्स देखा जाए, आज का इन्फ्लेशन इंडेक्स देखा जाए तो वो 400 है। अगर आपको इस नॉमिनल जीडीपी को, क्योंकि हमने प्राइस को एक्चुअल में बढ़ाकर जीडीपी को बढ़ाया है, इस नॉमिनल जीडीपी को अगर आपने रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? बड़ा ही आसान है। आप क्या करें, जो करंट प्राइस है करंट प्राइस आपका है 200 रुपए। उस 200 रुपए को आप डिवाइड कर दें जो आपका इंडेक्स चल रहा है 400 और 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आपने ये 50, तो आपकी रियल जीडीपी आ गई है। आपने क्या किया है, आपका अकॉर्डिंग जो रियल जीडीपी है उसको निकालने के लिए आपने जो नॉमिनल जीडीपी है उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई किया और प्राइस इंडेक्स से डिवाइड किया। और दूसरा उल्टा अगर हमें रिवर्स करें तो अगर आपको नॉमिनल जीडीपी चाहिए रियल जीडीपी से, तो आप प्राइस इंडेक्स जो होता है उसको डिवाइड कर दो 100 से। तो इस तरह से आप रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। यहां पर अब हमें पता करना है कि हम जीडीपी क्यों चेक करना चाहते हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्यों चेक करना चाहते हैं। अब जीडीपी का सीधा रिलेशन है वेलफेयर से। कैसे रिलेशन है? मोर जीडीपी, जितनी ज्यादा जीडीपी होगी उतना ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी,
उतना ही ज्यादा कंजप्शन होगा। अब जीडीपी ज्यादा अच्छा होने का मतलब है देश के अंदर ज्यादा नौकर है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, हर चीज में हम ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। तो इसमें हमारा ज्यादा नौकर का मतलब है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा बराबर होने की बात होगी। अनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी, गरीब लोगों के पास भी पैसा पहुंचेगा। जो जीडीपी का कंपोजिशन है, दूसरा हम ये भी पता करना चाहते हैं क्यों हम जीडीपी को चेक कर रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब है कि जो हमारे सारे प्रोडक्ट हैं उन सारे प्रोडक्ट में नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, क्या वो रिच पीपल के लिए है या वो पुअर पीपल के लिए है या फिर वो मिडिल क्लास के लिए है, यानी कंफर्ट गुड्स है। जब हम देखेंगे तो हमारे कंपोजिशन का हमें पता करना जरूरी है, क्योंकि सभी प्रकार के प्रोडक्ट बनने का मतलब है कि यहाँ पर सभी के लिए अच्छा हो रहा है। अब यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे नॉन मॉनेटरी जो एक्सचेंज है हम उनको जीडीपी में शामिल नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा विलेजेस में या फिर जहाँ अच्छे रिलेशन है वहाँ आज भी बार्टर सिस्टम चलता है। हम एक गुड्स के बदले में गुड्स जो है आज भी एक्सचेंज करते हैं। तो ऐसे केस में जीडीपी का रियल जीडीपी का और नॉमिनल रियल जीडीपी का हम एक्चुअली पता नहीं लगा सकते। तो ये सभी रीजन है जिससे हमें जीडीपी के बारे में पता करना जरूरी था, और ये कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम को समझने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में।